अब ये जो ट्रेस टेबल बनाया गया है वो उसी अलगोरिथम की बेस पर है, ये जो पीछे आपने अलगोरिथम अभी किया है काउंट वाला, ठीक है, कि हाइट्स किस तरह से काउंट की जा रही थी यहाँ पर, कि स्टेप 1 में जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ जिसकी जगह पर उन्होंने वो डबल डैश लगा दी कि इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ये कुछ भी काउंट अभी नहीं कर रहा। फिर स्टेप 2 में क्या हो रहा था, सेट काउंट टू ज़ीरो, काउंट को ज़ीरो वैल्यू असाइन कर दी, तो हमने फिर काउंट की जो काउंट का कॉलम बनाया उसके नीचे हमने स्टेप 2 में ज़ीरो वैल्यू दे दी। इस तरह से स्टेप 1 में स्टार्ट था इसलिए ब्लैंक 2 दफ़ा आ गई कि इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहा। फिर स्टेप 2 में ज़ीरो वैल्यू असाइन कर रहा था ना वो एल्गोरिथम, तो स्टेप 2 में ज़ीरो वैल्यू काउंट के कॉलम के नीचे हमने दे दी, ठीक है। और यहाँ पर ऑल हाइट्स और हाइट जो है इसमें डबल ब्लैंक इसलिए है क्योंकि इनको अभी वैल्यूज़ कोई असाइन नहीं की है। अब नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या हो रहा है कि उसने ऑल हाइट्स का जो कॉलम बनाया है उसको क्या वैल्यूज़ दे दी, ये सारी, ठीक है, ये 8 वैल्यूज़ जो हैं ये सब की सब वैल्यूज़ उसने स्टेप 3 में ऑल हाइट्स वाले कॉलम को असाइन कर दी। ये आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 3 जो है उसी एल्गोरिथम को ये चला रहा है ट्रेस टेबल। स्टेप 3 में क्या हुआ, ऑल हाइट्स वाले कॉलम के नीचे आपने ये 8 वैल्यूज़ वही वाली दे दी, ठीक है। और ये काउंट वाला हमने ब्लॉक इसलिए खाली छोड़ा क्योंकि अभी ज़ीरो कोई लेकर चल रहा है, ये वैल्यू अनचेंज्ड है, तो बार बार ज़ीरो नहीं लिखा जाएगा, ये ज़ीरो कोई लेकर चल रहा है अभी। और ये हाइट जो है अभी आपने काउंट करनी स्टार्ट नहीं की है, इसलिए आप इधर भी अभी कोई वैल्यू नहीं देंगे। अब स्टेप 4 में क्या हो रहा था एल्गोरिथम में, अब स्टेप नंबर 4 क्या था, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, कि ऑल हाइट्स में आपने अब ऑल हाइट्स के कॉलम में ये सब जो वैल्यूज़ दी थी अब उनको बारी बारी ईच हाइट वाले कॉलम के अंदर लिखना शुरू कर दें एक एक करके, यानी एक स्टेप में अभी एक ही वैल्यू असाइन की जाएगी 154। यानी अब स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि हाइट वाले कॉलम के नीचे पहली वैल्यू आ जाएगी 154। और फिर स्टेप 5 क्या होगा कि वो फिर कंडीशन चेक करेगा ये वाली और फिर उसमें 1 प्लस कर देगा स्टेप 5 के अंदर ही रहते हुए, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो फिर उसमें काउंट में, यानी जो काउंट की पिछली वैल्यू थी ज़ीरो जो भी चल रही थी काउंट के अंदर, उसी में एक वैल्यू जो है वो 1 प्लस कर दो, ठीक है। तो फिर ज़ीरो में 1 प्लस करके अगर तो ट्रू हो जाएगा 154 वाला। इस तरह से स्टेप 4 में जैसे आपने उन्होंने कहा था कि हाइट जो है 154, यानी ईच हाइट को, ऑल हाइट्स में से ईच हाइट को अब लेना शुरू कर दें, ठीक है। तो एक एक करके अब वैल्यू लेनी है, सबसे पहली वैल्यू 154 लिखी जाएगी हाइट वाले कॉलम के नीचे स्टेप 4 में। और स्टेप 5 में उसने क्या बोला था कि अगर तो ये ट्रू हो जाती है कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन क्या थी कि जो वैल्यू होगी आपके पास 144 से 164 के दरमियान में, अगर तो ये ट्रू हो जाता है 144 से 164 के दरमियान में वैल्यू है, ये ट्रू हो गई है, तो इस अब स्टेप 5 में क्या कर दो, ज़ीरो में 1 प्लस कर दो, पिछली जो काउंट की वैल्यू ज़ीरो उसमें 1 प्लस करके इसको 1 कर दो, ठीक है। और अब क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि अब ये काउंट करता जाएगा सब वैल्यूज़ को, जब तक सब वैल्यूज़ काउंट नहीं हो जाएंगी हाइट के कॉलम के अंदर, तब तक स्टेप 4 और 5 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। 4 5 4 5 स्टेप 4 5 और फिर स्टेप 4 5, ये तब तक चलता रहेगा जब तक सब वैल्यूज़ ऑल हाइट्स वाले जो ये सारी वैल्यूज़ हैं ये सब हाइट वाले कॉलम के अंदर नहीं आ जाती, ठीक है। और इनको काउंट जब तक नहीं कर लिया जाता सब वैल्यूज़ को बारी बारी। तो अब अगला स्टेप जो है स्टेप 4 दोबारा से आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि अब स्टेप 4 में हमने सेकंड वाली वैल्यू लेनी है। वो यही कह रहे हैं कि स्टेप 4 में आप एक एक करके वैल्यू लेते जाएं और साथ ही स्टेप 5 भी, यानी काउंट के अंदर 1 प्लस करवाते जाएं। अब स्टेप 4 दोबारा से देखें, अगली वैल्यू 140 आ जाएगी और स्टेप 5 था कि 1 इंक्रीमेंट कर दो इस केस में कि अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर तो रेंज 144 और 164 के दरमियान में होगी, ठीक है। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो चुकी है क्योंकि ये 144 और 164 के दरमियान नहीं है, ये 144 से छोटी वैल्यू आ गई है 140। तो इसलिए हम जो हमारे पास काउंट की वैल्यू थी पुरानी 1, उसमें मज़ीद कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इस वजह से ये वैसे ही लिख दिया जाएगा स्टेप 5 में। अब दोबारा स्टेप 4 आ गया क्योंकि आपने अब तीसरी वैल्यू चेक करनी है। जब तक ये सब
वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं चेक कर ली जाएंगी, हाइट के अंदर नहीं लिख ली जाएंगी, तब तक स्टेप 4 और स्टेप 5 बार बार रिपीट होगा, ठीक है, फॉर लूप के ज़रिए से। अब क्या हो रहा है, दोबारा स्टेप 4 में 155 जो तीसरी वैल्यू है उसको अब लिख दिया है हाइट वाले कॉलम में, और फिर अगर तो ये वाली कंडीशन ठीक होगी, ये अगर सेटिस्फाई कर रही है उस रेंज को, तो फिर आपने 1 प्लस करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। और ये 144 और 164 के दरमियान में है, ट्रू है, इस वजह से हमने क्या किया, काउंट के अंदर अगले स्टेप में स्टेप 5 में क्या किया कि पिछले वाले काउंट की वैल्यू को प्लस करके +1 उसमें कर दिया और उसको 2 कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ चलती जाएंगी, फिर 164 चलेगा और ये वाली वैल्यू जो है ट्रू हो चुकी है, क्योंकि 144 और 164 को भी कंसीडर करना है बाउंड्री वैल्यूज़ को, ये जो चौथी वैल्यू थी, ठीक है। तो इसमें फिर 1 मज़ीद प्लस कर दिया उसने, उसको 3 कर दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 144 स्टेप 4 में दोबारा से, और ये वाली कंडीशन जो है, अब ये 144 जो है उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि हम उस एल्गोरिथम को देखते हुए ट्रेस टेबल बना रहे हैं, और उस एल्गोरिथम में क्या था स्टेप 5 में कि 144 जो है उससे बड़ी वैल्यू यानी कि 145 से शुरू होनी चाहिए, 144 उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस वजह से अगले स्टेप में अब क्या होगा कि इसमें कुछ भी 1 प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, यानी काउंट की वैल्यू 3 ही रहेगी, ठीक है। अब इसी तरह अगली वैल्यू 166 चलेगी, फिर 160 चलेगी, फिर 143 चलेगी, और 143 में भी फिर ये अनचेंज्ड रहेगा, जो भी पिछली काउंट की वैल्यू थी 5 वो अनचेंज रहेगी, क्योंकि 143 जो है 144 से छोटा है। तो इस तरह से ये ट्रेस टेबल काम कर रहा है। और फिर एट द एंड जब ये सब वैल्यूज़ आप हाइट वाले कॉलम के अंदर लिख लेंगे, तो फिर क्या कर देंगे, एट द एंड स्टेप 6 में आ जाएंगे फाइनली। और स्टेप 6 क्या कर रहा था कि आउटपुट शो कर देगा काउंट की, यानी काउंट में अब जो कुछ लिखा होगा ये सब वैल्यूज़, जो 5 वैल्यूज़ होंगी काउंट के अंदर, 5 तक वैल्यूज़ आ गई, तो स्टेप 6 में अब 5 वाली वैल्यू जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा, और स्टेप 6 में फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ये इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इसके अंदर स्टार्ट या एंड जो होता है ना वो कंसीडर नहीं किया जा रहा होता, इससे हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ ट्रेस टेबल में। इस वजह से ये डायरेक्टली 5 वैल्यूज़ जो होंगी ये 5 वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। अब इसी टॉपिक का लास्ट पार्ट है 1.6.2 यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी आप टेस्ट करते हैं अपने डाटा को तो उसको इनवैलिड डाटा देना क्यों ज़रूरी होता है, आप इनवैलिड डाटा क्यों उसको देते हैं, यानी जो ट्रू नहीं होता, जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता उसकी इनपुट्स को। Testing an algorithm using invalid data ensures that the algorithm can gracefully handle unexpected data inputs. If an algorithm requires your age in number of days but you give date of birth as input, then the algorithm may not work properly. The purpose of testing using invalid test data is to detect such situations. In this case, error messages are shown as output. Moreover, this kind of testing helps you to improve the quality of solution. अब क्या होता है कि इस तरह आप जब इनवैलिड डाटा देते हैं तो अगर आपने कोई अनएक्सपेक्टेड डाटा दे दिया इनपुट के तौर पर, ठीक है, जो इनवैलिड होगा, जो उसके लिए सेटिस्फाई उसको नहीं करा होगा, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी 0 से 100 की रेंज में आपने इनपुट देने थे लेकिन आप 105 उसको इनपुट दे देंगे तो ये इनवैलिड डाटा कंसीडर किया जाएगा। और कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे मतलब एल्गोरिथम को पता होना चाहिए कि किस तरह से मैंने रिस्पॉन्स देना है। एक और एग्जांपल भी यहाँ पे बताई गई है कि लेट्स सपोज कि आपने इनपुट लेना है अपनी एज को डेज़ की सेंस में ले लें, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ डेज़ की सूरत में आपने इनपुट देनी है वैल्यू अपनी एज, लेकिन आप उसको क्या करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए अपनी एज को इनपुट करवा देते हैं, तो ये फिर उसके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा डाटा एंट्री जो होगी, तो इसको भी इनवैलिड हम डाटा कहेंगे, ठीक है, इनवैलिड डाटा कहेंगे। तो इस तरह से क्या करेगा एल्गोरिथम कि आपको एक मैसेज शो कर देगा कि आपका जो डाटा है वो इनवैलिड है, आपको एरर मैसेज शो कर देगा, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इनवैलिड डाटा देते हुए आप अपने सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ट्रेस टेबल और इनवैलिड डाटा जो है इस सब को देखा कि किस तरह से हम एरर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब अगले लेक्चर में हम अगले वीक में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।
So that's all for today. Thank you, students.